तो आज हम सोम पढ़ेंगे फॉर सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। देखिए सोम को एक ये होता है, सोम में ये होती है दिक्कत कि क्वेश्चन लोगों को बहुत टफ लगते हैं। देखिए मैं एक आपको बात बता देता हूँ, इसमें नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आप पुराने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसी को तोड़ मोड़ के बनाया करते हैं एग्जामिनर। इसलिए आप पुराने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी वन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे और न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा उससे। तो ये मेरा बताना था सोम में। तो सोम शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको नीचे लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, फिर ऊपर तरफ ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ से शुरू करते हैं फिर हम लोग। ठीक। अम, हम्म, तो टफनेस क्या होता है? इट इज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल फ्रैक्चर। ये जो हैशटैग पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एज इट इज क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने अलग अलग सोर्सेस से ढूंढे क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, एक तरीके से। तो टफनेस होता है एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल फ्रैक्चर। अपर एंड लोअर yield पॉइंट्स आर मेंशन्ड इन डक्टाइल मटेरियल इन टेंसाइल टेस्टिंग। ये भी क्वेश्चंस में आया था। देन बेंडिंग मोमेंट मैक्स ऑन द सेक्शन वेयर shear फोर्स चेंजेस साइन। ठीक है, जैसे अच्छा, जब एस एफ डी बी एम डी पढ़ेंगे तब देखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बेंडिंग मोमेंट मैक्स होता है जहाँ पे शियर फोर्स साइन चेंज करता है। इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग, बीम बेंड इनटू आर्क ऑफ सर्किल। ठीक है, आर्क ऑफ सर्किल में जैसे ऐसे बेंड होती है, तो ये आर्क ऑफ सर्किल बन जाता है ना, ये इसे कहते हैं। फिर रिलैक्सेशन क्या होता है? रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस ओवर पीरियड विद कांस्टेंट स्ट्रेन। टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, पहली बात तो ये। एंड रिलैक्सेशन होता है रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद कांस्टेंट स्ट्रेन। फिर आगे बढ़ते हैं कि इक्वेशन है, इक्वेशन है कि रेक्टेंगुलर बार ऑफ इतना लेंथ, स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में इतना आया है, वाई डायरेक्शन में इतना एंड जेड डायरेक्शन में इतना। तो चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू स्ट्रेन कितना होगा हमारा? तो देखिए इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए स्ट्रेन ऑफ एक्स वाई एंड जेड तीनों के स्ट्रेन को प्लस करेंगे। ये हमने प्लस किया, जो कि हमारा टोटल स्ट्रेन इतना। देन हमारा जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, वो डेल्टा वी अपॉन वी होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन स्ट्रेन हमें निकालना है, तो ये करेंगे, देन इनटू करेंगे वॉल्यूम से इस टोटल स्ट्रेन को, तो हमारा आंसर आएगा 550 मीटर मिलीमीटर क्यूब। देन आगे पढ़ते हैं एक क्वेश्चन, ये ओवरहैंगिंग बीम से इसे अभी देखते हैं। फॉर कॉन्जुगेट बीम मेथड्स टू बी अप्लीकेबल, रूल जो होते हैं, ओरिजिनल बीम मस्ट बी स्टैटिकली। देखिए ये भी बाद में पढ़ते हैं, ये आगे का पार्ट है। यहाँ से देखते हैं क्रीप। क्रीप क्या होता है? एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। इलोंगेशन इज मटेरियल ड्यू टू सेल्फ वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसमें क्रीप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। और axial member carry load unknown equal to 1 of tension and compression nature. Example truss. Shear stress is internal resisting force होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे shear force कैसे होता है? जैसे ये रोड है एंड इस पे गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो ये इधर की तरफ होता है और ये फ्रिक्शन इधर की तरफ होता है। तो एक जैसे प्लेन सरफेस पे ऐसे फोर्स और ऐसे फोर्स लगता है ना, जिससे कट सके, इसे कहते हैं शेयर फोर्स। फिर एक्सियल फोर्स क्या होता है? एक्सियल फोर्स किसी भी मेंबर पे पॉइंट लोड के फॉर्म में आए, उसे कहते हैं एक्सियल फोर्स। फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो होती है वो 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है, एंड विच इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड 1 मेगा पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो एंड 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10⁻⁶ पास्कल। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। एंड पॉइसन रेशियो ऑफ स्टील 0.3, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्टील जो होती है वो 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर होती है।
यूनिट मास होता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो 12 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस होता है। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। रुक जाइए, अभी देखते हैं। इसको अभी देखते हैं, थोड़ी देर में पढ़ते हैं। चेंज इन लेंथ इक्वल टू होता है एल अपॉन ए ई। ठीक है, इसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय यूनिट लोड कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, एंड स्टिफनेस किसे कहते हैं, ए ई अपॉन एल को कहते हैं। लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड स्टिफनेस, एंड जो स्टिफनेस होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कुछ टेबल्स हैं, मतलब मटेरियल है जिनके कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दी गई हैं। इसमें आपको ये सारे याद रखना जरूरी है, जिसमें एल्यूमिनियम, कंक्रीट एंड स्टेनलेस स्टील और स्ट्रक्चर स्टील, ये सबके इम्पोर्टेंट याद रखना। तो एल्यूमिनियम की देखिए पर डिग्री 10 टू द पावर ऑफ -6 होता है ना। फिर पढ़ेंगे ये बार्स ऑफ डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन प्लेस पैरेलल एंड हीटेड। देखिए एक बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, एक काफी फेमस क्वेश्चन है, मतलब एसएससी जी में पूछा गया था और ईएससी में भी आ चुका है कि जैसे दो रॉड है एंड एक स्टील है एंड एक कॉपर है। ठीक है, दोनों सेम लेंथ की है। जब हीट किया गया तो किसमें कंप्रेशन आएगा, किसमें टेंशन आएगा। तो मैं बता देता हूँ, जिसमें स्टील का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 है पर डिग्री सेल्सियस, एंड कॉपर का जो होता है वो होता है करीब 16 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये ज्यादा एक्सपेंड करेगा एंड ये कम एक्सपेंड करेगा। तो क्या होता है, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये स्टील कॉपर को अपनी तरफ खींचेगा और कॉपर स्टील को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या होता है, कॉपर जो हो जाएगा इसमें वो कंप्रेशन में आ जाएगा एंड स्टील जो है वो टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, एलेक्सा साइलेंट, एलेक्सा स्क्रीन ऑफ। फिर एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिव एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव एनर्जी ऑफ अ होल बॉडी। ये क्या बता रहा है हमें, ये नोट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये क्या बता रहा है मैं कि एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जैसे ये हमारा है, यहाँ पे स्ट्रेस हो गया और ये हमारा स्ट्रेन हो गया। तो ये जो एरिया होता है इट गिव्स एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। यहीं पे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इसके कर्व को अगर जैसे ये कोई कर्व है, ठीक है, ये एनर्जी देता है ऑफ अ होल बॉडी, ये याद रखेंगे। जैसे वहां पे जो मैंने बताया था वो ये है। ठीक, ये यहाँ पे कर्व है। तो क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी, ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इससे जो डायरेक्टली फॉर्मूला आप याद रखेंगे वो याद रखेंगे P² L अपॉन 2 AE। ठीक है, एंड वॉल्यूम, और इसी को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में जब चेंज करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम, और यहीं पे U अपॉन V हो जाएगा। देखिए ये कैसे होता है, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू हाफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इसके जो एरिया है ना, ये वाला, तो इसके ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है हमारा, डेल्टा होता है PL अपॉन AE। ठीक, ये हमने रखा, तो ये हो गया P² L अपॉन 2 AE। ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। फिर इसी में हम लोग एल की वैल्यू रख देंगे। एल कैसे, डेल्टा एल अपॉन, नहीं एक मिनट, फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे, हम, हाँ, एरिया को ऊपर नीचे से इंटू किया तो ये एरिया स्क्वायर हो जाएगा और ये एल इंटू ए हो जाएगा। एल इंटू ए हमारा वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा और P² अपॉन A² हो जाएगा हमारा सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर
V जो कि वॉल्यूम है अपॉन E 2E, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फिर U अपॉन V करेंगे तो इससे हमारा ये हो जाएगा एंड इट गिव्स हाफ ऑफ सिग्मा इनटू स्ट्रेन, ये हो जाएगा स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए इसमें से आपको टोटल में से ये क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। ये तीन फॉर्मूले आप याद रखिए, ठीक। बस क्या है, पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए, ये हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला ड्यू टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर सिग्मा स्क्वायर एल अपॉन टू ई, ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और या तो सिग्मा हाफ सिग्मा इनटू स्ट्रेन, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फिर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ऑफ मेंबर अगेंस्ट बेंडिंग। जैसे ये हमारा मेंबर है, ये हमारा बेंड होना चाह रहा है, तो एक इंटरनल फोर्स लगेगा जो इसको मुड़ने से रोकेगा, उसे कहते हैं बेंडिंग मोमेंट। स्केलर क्वांटिटी है, अगर सैग होगा तो पॉजिटिव होगा, हॉग होता है नेगेटिव होगा। जैसे क्या होता है, ये सैग होता है ये पॉजिटिव होगा, एंड ये हॉग होता है ये नेगेटिव होगा, ऐसे याद रखेंगे। फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे साइन चेंज करता है वहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर होता है। ये क्या होता है, मतलब साइन कैसे चेंज कर रहा है ये अभी बताएंगे जब SFD BMD पढ़ेंगे। फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, सेक्शन एट विच कर्वेचर ऑफ कर्व ऑफ मेंबर चेंजेस, ठीक है। एंड डिफाइन एट इलास्टिक कर्व और रिजिड मेंबर का जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो जीरो होता है। यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन एक ही ले लेते हैं, बट होती अलग अलग चीजें। बट आप फ्लेक्सिबल बॉडी में एक ही ले सकते हैं, बट रिजिड बॉडी की जीरो होती है। फिर हम शेयर स्पैन की बात करेंगे। शेयर स्पैन क्या होता है, एक ऐसा स्पैन जहाँ पे शेयर फोर्स जो है वो कांस्टेंट होता है, याद रखेंगे शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है शेयर स्पैन में। देन इफ बीम इज नॉट डिफाइंड देन बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन शेयर फोर्स जीरो इक्वल टू जीरो इज मैक्स और मिनिमम। क्या होता है, अगर बीम डिफाइंड नहीं है और बेंडिंग मोमेंट पूछा गया है जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो, तो बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्स भी हो सकता है या तो मिनिमम भी हो सकता है, ठीक है। एज इट इज एक क्वेश्चन में आया था। अब बेंडिंग मोमेंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे शायद कैलकुलेट करना है या रिएक्शंस कैलकुलेट करना, यहाँ पे अभी आते हैं। फिर सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है जेड अपॉन आई वाई मैक्स। वाई मैक्स क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। जैसे ये कोई सेक्शन है, ठीक, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। देन वाई मैक्स क्या होता है, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू अपर मोस्ट पार्ट, ये होता है वाई, ठीक। तो और आई क्या होता है, आई होता है इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेपरेटली डिफाइंड होता है फॉर सर्किल और वगैरह वगैरह अलग अलग सेक्शंस के लिए। तो सेक्शन मॉडुलस होता है z इक्वल टू आई अपॉन वाई मैक्स, रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, इसे सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं और ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और रेजिस्टेंस टू बेंडिंग मोमेंट, मैक्स बेंडिंग मोमेंट, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट बेंडिंग डिफॉर्मेशन, ठीक। एंड for equal section bending and deformation, section with higher moment of inertia require more moment, ठीक है। जैसे ऊपर लिखा है ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट बेंडिंग डिफॉर्मेशन, तो ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या शो करता है, ये बेंडिंग जो बेंडिंग से जो डिफॉर्मेशन आएंगे उसको रेजिस्ट करने का क्राइटेरिया शो करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और उसी को ये बताया गया है कि इक्वल, अगर दो सेक्शन है, एक सेक्शन वन है, एक सेक्शन वन है, एक सेक्शन टू है, दोनों सेक्शन दो सेक्शन है और दोनों में बेंडिंग डिफॉर्मेशन सेम आ रहा है। नहीं नहीं, एक मिनट, दो सेक्शन है और दो सेक्शन है एंड जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे इसका वन है एंड इसका टू है, अगर वन का ज्यादा है तो जिसका बेंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसमें बेंडिंग मोमेंट्स कम आएंगे। मतलब जो डिफॉर्मेशंस हैं लाने के लिए ज्यादा मूवमेंट लगेगा सेक्शन वन में, ये बताया गया है। फिर अलग अलग तरीके की बीम्स होती हैं, उन पे कैसे कैसे रिएक्शंस आते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे ये बीम है, ठीक है, ये फिक्स्ड हिंज्ड बीम है। हिंज बीम में क्या होता है, देखिए आप एक तो, अरे ये क्या हो गया, जैसे ये हिंज्ड बीम है, तो इसमें से रिएक्शंस कैसे कैसे आएंगे। हिंज्ड बीम का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा घर का डोर, वो एक तरह से हिंज्ड होता है। तो इसमें वर्टिकल फोर्सेस आएंगे एंड
हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आएंगे। ठीक, दो तरीके की रिएक्शंस आएंगी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। और वैसे ही अ, एक फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट, तीनों तीन रिएक्शंस आएंगी। ठीक है, हिंज्ड मैंने बताई दिया, दो आएंगी। और अगर रोलर विद हिंज्ड है तो मोमेंट आएगा देन, और वर्टिकल आएगा। दो तरीके की रिएक्शंस आएंगी। देन वर्टिकल रोलर है तो एक तरीके के रिएक्शंस आएंगी। फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देख लेते हैं ऑफ अ स्टील। इसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये ऐसे बना होता है। ठीक है, और देखिए, हर उस पे पॉइंट पे एक डिफाइंड होता है। ए जो होता है वो हमारी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है। बियॉन्ड भी प्लास्टिक स्ट्रेन हो जाता है। फिर सी जो होता है वो अपर यील्ड पॉइंट होता है, ये अनस्टेबल कंडीशंस होती हैं, तभी वो सड़क के सी पॉइंट पे आ जाता है, ये लोअर यील्ड पॉइंट पे, जो कि स्टेबल कंडीशंस होती हैं। और ये होता है ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम्स। फिर डी होता है यील्ड प्लेटू। देन ई होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिग्निफिकेंटली चेंजेस, और ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस होता है ई। और एफ जो होता है वो हमारा फ्रैक्चर पॉइंट होता है। टी से ई आने में हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग कहलाता है, और ई से एफ आने में नेकिंग जोन होता है। ये बॉटल टाइप नेक जोन होता है, जैसे ऐसे ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है। ठीक है, यहाँ से टूट जाता है, इसलिए नेकिंग जोन बोलते हैं। तो डी से ई आने में स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाता है, और डी हमारा स्ट्रेन यील्ड प्लेटू है। और ई से एफ आने में हमारा नेकिंग जोन हो जाता है। ये स्ट्रेन हार्डनिंग इसलिए होता है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये हमारा स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये स्ट्रेस हो गया एंड ये स्ट्रेन हो गया। ये हमारा ट्रू इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बट अगर ट्रू हो, ठीक है, ट्रू हो तो ऐसे चला जाता है, ये याद रखेंगे, ट्रू हो तो ऐसे चला जाता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन में ये अंतर होता है कि एक फॉर्मूला आगे होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक सा बता देता हूँ क्या डिफरेंस होता है। जो जैसे स्ट्रेस है तो फोर्स अपॉन एरिया जो है, अगर इंस्टेंटेनियस होगा तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू स्ट्रेस। और अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेस होगा तो ये फोर्स अपॉन, ये नॉर्मल लेते हैं, मतलब जो टोटल ऑल ओवर होता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? इंस्टेंटेनियस मतलब जैसे, मतलब यहाँ हमने तुरंत लगाया और जो चेंजेस आया एरिया में उसे लेते हैं वहां पे। ठीक है, अभी फॉर्मूला आएगा, उस पे फॉर्मूले पे भी देखेंगे। देखिए, क्योंकि पूरा सोम फॉर्मूला ही बेस्ड होता है, अगर आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस फॉर्मूलाज, ये दो चीजों पे याद रखिए। आपका सोम में अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं तो 8 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। देन स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मोर वैल्यू ऑफ ई रिजल्ट्स मोर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म दैट बॉडी। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है कि जितनी ज्यादा ई होगा, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उतना ही स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी टू मेक चेंजेस इन अ बॉडी, या स्ट्रेन लाने के लिए। फिर हुक्स लॉ इज अप्लीकेबल टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये बहुत पहले क्वेश्चन आता था, बट अगर एकदम से कभी पूछ लें तो आपको आना चाहिए ये हुक्स लॉ कहाँ तक अप्लीकेबल है। ये इज लिमिटेड अप्लीकेबल टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ तक लगता है, पॉइंट ए पॉइंट बी तक, इतने में लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगता है। ये इलास्टिक लिमिट होती है, इसके बाद प्लास्टिक लिमिट आ जाती है। फिर प्लास्टिसिटी क्या होता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। फिर स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल है। देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। देखिए, ये होता तो ऐसा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट ये लिमिट, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल आ जाता है। तो ये ऐसे हो जाता है, यहाँ पे स्ट्रेन नीचे आ जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाता है। फिर यील्ड प्लेटू इज इक्वल टू 10 to 15 टाइम्स ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल कैन हैंडल विदाउट कॉजिंग डिफॉर्मेशन अप टू इलास्टिक लिमिट होता है। इसका बेसिक एग्जांपल है, बेला जो होता है वो सबसे चीपेस्ट मटेरियल होता है विद हाई रेजिलियंस।
तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? देखिए, मैक्स एनर्जी, मैक्स अमाउंट ऑफ स्ट्रेन होता है, इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी रिक्वायर्ड per unit volume that can be handled without causing permanent deformation. मतलब एज स्ट्रेन मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होनी चाहिए यूनिट वॉल्यूम में, जो कि परमानेंट डिफॉर्मेशन ना लाए बॉडी में, ठीक है। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? मैक्स अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी होता है। देखिए, परमानेंट डिफॉर्मेशन ना आए, मैक्स एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बॉडी कैन एब्जॉर्ब विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, उसे प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं। टेनेसिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर इन टेंशन, ठीक है। टेनेसिटी होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर फ्रैक्चर अंडर टेंसाइल लोडिंग। माइल्ड स्टील इज टफेस्ट टेनेसिटी में, एज कार्बन कंटेंट डिक्रीजेस डक्टिलिटी डिक्रीजेस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे कुछ शायद गलत है, चलिए मैं देख लूंगा, बाकी अभी आप यही पढ़िए। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है जैसे कोई फैक्टर लोड, जैसे कोई लोड है, जैसे हमारी कोई बीम है, ठीक है, वो 50 किलोमीटर तक झेल सकती है मैक्सिमम लोड, बट हम लोग इस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे, मतलब सेफ रखने के लिए बीम को, मतलब हमने 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया 50 पे, 2 का ले लेते हैं, ठीक है। तो 25, तो हमारी 25 मैक्सिमम कंडीशन है, हम 25 का मैक्सिमम कंडीशन है, इससे ज्यादा लोड नहीं दे सकते। ये होता है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब एक तरीके से लोडिंग कंडीशन को सेव कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? परमिसेबल लोड अपॉन वर्किंग लोड। देन एक क्वेश्चन में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका सीधे सीधे आंसर पूछ लेते हैं, बट आप मैं आपको तरीका बताऊंगा ताकि बाई चांस अगर आप भूल जाए तो वहां पे करके दिखाएं। ये इसी में पूछा गया था कि रेक्टेंगुलर टिम्बर बीम है, कट आउट ऑफ सिलेंडर लॉग टी, और तो इसमें पूछा गया विथ जो है ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर क्या होगा? विथ ढूंढना है हमें स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर की, एक लॉग है और उसका डाय डी है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर कटआउट निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, एक लॉग, ठीक है, उसमें से रेक्टेंगुलर कटआउट निकालना है। ये डी हो गया एंड ये बी हो गया हमारा, और इसका डायगोनल जो है वो डी है, तो यहाँ पे डी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पहली बात तो ये याद रखिए, ठीक है। और मतलब हमें स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर निकालना है, तो इसके लिए सेक्शन मॉडुलस का यूज करेंगे, क्योंकि वो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन शो करता है, ठीक है। या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, मतलब स्ट्रॉन्गनेस शो करता है आपका बॉडी। तो z इक्वल टू आई अपॉन वाई मैक्स करेंगे, ठीक। तो आई होगा हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन का बी डी क्यूब बटर 12, एंड वाई मैक्स बी से डिवाइड किया, आउटर मोस्ट फाइबर तक जाएंगे तो डी बाई 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व किया तो बी डी स्क्वायर अपॉन 6 आया। अब हम डायगोनल के पार्ट में जाएंगे, मतलब डायगोनल के ही सब में सबको पूरी इक्वेशन डायगोनल के प्रोसेस में बना देंगे। तो डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके थ्रू आया। देन वैल्यू रखेंगे तो बी डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 6, सॉल्व किया बी डी स्क्वायर माइनस बी क्यूब अपॉन 2 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। देन फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन मॉडुलस डी जेड अपॉन डी बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बी, डिफ्रेंशिएट किया हमने इस इक्वेशन को, तो टी स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0 रख दिया। देन बी सॉल्व किया तो हमारा ये आया टी अपॉन √3, ये हमारा आंसर होगा ऑफ विथ। बट अगर हमें डेप्थ के सेक्शन में जाना है, मतलब कितनी डेप्थ होनी चाहिए, तो डेप्थ के लिए ये हमारी इक्वेशन थी, हम लोग ने जो डिराइव किया था वो पहले ही, तो इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे डी अपॉन √3 में, इस वाली इक्वेशन में रखा। देन ये हमारा हुआ, इसे सॉल्व किया तो ये आया। देन इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 2/3 कैपिटल डी स्क्वायर,
इक्वल टू जब रूट लगाएंगे तो 2/3 d हो जाएगा। इसे जब और b/d का अगर रेशियो पूछेंगे जो कि काफी बार पूछा जाता है तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.707। फिर स्ट्रेन एनर्जी इन यूनिफॉर्म बेंडिंग, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है। m² L/2 EI, ठीक है। और यूनिफॉर्म बेंडिंग हुआ तो इंटीग्रेशन मिला देंगे पूरा और dx के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे m²dx/2EI। फिर बेंडिंग और shear स्ट्रेस बोथ एक्ट करेगा तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग आएगी। अब shear स्ट्रेस पे बात कर लेते हैं। यहाँ से shear स्ट्रेस की देखिए इसमें जो फॉर्मूला है FA/y/IB। देखिए ये ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हमें इसमें कॉन्सेप्ट और थोड़ा बहुत इक्वेशन पता हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। हमें ये डेरिवेशन वेरिएशन याद रखने की जरूरत नहीं, तो फॉर्मूला सीधे बात करते हैं, ठीक है। तो τ = FA/y/IB। आई बार क्या होता है, वाई बार क्या होता है, जैसे ये हमारा सेक्शन है, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। और ये सेक्शन है, इस पे हमें shear स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो क्या होता है, ये तो हमारा हो गया y, बट इस सेक्शन का जो न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, इस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ से यहाँ इस न्यूट्रल एक्सिस से इस न्यूट्रल एक्सिस को y बार कहते हैं, ठीक है। तो FA/y/IB, shear stress distribution is parabolic in homogeneous section, ये याद रखेंगे। अब देखिए shear stress कैसे कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे with देखो I shear stress is indirectly proportional to B, याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल है, जैसे हमारा आई सेक्शन है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जी में, पूछा गया है एक क्वेश्चन कि आई सेक्शन का कि मैच करिए कैसा shear stress डायग्राम बनेगा। तो shear stress इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विथ होता है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जहाँ पे विथ ज्यादा होगी वहां पे कम बनेगा। तो ये ऐसे बनेगा क्योंकि ये विथ ज्यादा है कंपेयर टू वेब, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा है, तो ये ऐसे बनेगा, देन ऐसे, एंड देन ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगा। और पैराबोलिक होता है होमोजीनियस सेक्शन का, तो पैराबोलिक बना है, तो ये हमारा डायग्राम है। तो ये याद रखिए कि विथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर कुछ कॉमन सेक्शन के पूछ लेते हैं कि जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन का shear स्ट्रेस ऐसा होता है एंड इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ मैक्स, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पे, यहाँ पे टाउ एवरेज होगा, टाउ एवरेज, टाउ मैक्स इक्वल टू 3/2 इंटू टाउ मैक्स, टाउ एवरेज। और यहीं पे जब सर्किल होता है तो 4/3 टाउ एवरेज के बराबर हो जाएगा। ये मैक्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं टाउ मैक्स की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू 3/2 टाउ एवरेज। फिर ट्रायंगुलर सेक्शन का 3/2 टाउ एवरेज, और मैक्स shear stress फॉर ट्रायंगल इज एट द मिड पॉइंट, याद रखेंगे। न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं होता है, मिड पॉइंट पे होता है मैक्सिमम shear stress। फिर डायमंड सेक्शन का 9/8 होता है ऑफ टाउ एवरेज, और न्यूट्रल एक्सिस पे टाउ एवरेज के बराबर हो जाता है। फिर मोमेंट डिफ्लेक्शन रिलेशन, ये कैसे, इसे आप छोड़ दें, इसे छोड़ दें, ये ऐसे नहीं समझ आएगा। फिर डिफ्लेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, काफी क्वेश्चन पूछते हैं डिफ्लेक्शन के बारे में। देखिए डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के ये कुछ 6 तरीके हैं, जिसमें डबल इंटीग्रेशन, मैक्यूलेज मेथड, कॉन्जुगेट, यूनिट लोड। लेकिन नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा मेथड नहीं है डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने का, ऑफ अ कॉन्जुगेट बीम, ठीक है। तो मेथड आपको याद रखना बहुत जरूरी है, 6 मेथड है, जैसे डबल इंटीग्रेशन हो गया, मैकेले हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, यूनिट लोड हो गया, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन हो गया, मेथड मूवमेंट एरिया मेथड हो गया, स्ट्रेन एनर्जी मेथड हो गया। इसमें मूवमेंट एनर्जी एरिया मेथड जो है वो बेस्ट मेथड होता है। फिर बात करते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में। डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, एम जैसे क्या होता है, मूवमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो शेयर फोर्स देता है, पहली बात तो, ठीक है, मूवमेंट का शेयर फोर्स डिफरेंशिएट करेंगे तो शेयर फोर्स दे देता है, ठीक है। और जब शेयर फोर्स का करते हैं तो हमारा
लोडिंग कंडीशन दे देता है, ये याद रखेंगे। तो जो शेयर फोर्स होता है, देखिए जो बेंडिंग मूवमेंट होता है ये 1 डिग्री पे होता है, शेयर फोर्स 2 डिग्री पे, और वे लोडिंग कंडीशन 3 डिग्री पे होता है, ये याद रखेंगे। तो जैसे m अपॉन ई आई है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये हमारा शेयर फोर्स प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, शेयर फोर्स। तो d3y बटे dx क्यूब होता है, और जब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो d4y अपॉन dx4 जो होगा ये हमारा लोडिंग कंडीशंस प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये याद रखिए m अपॉन ई आई इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन dx2 हो जाएगा, एंड शेयर फोर्स dx d क्यूब x अपॉन dy3 हो जाएगा, एंड वेट लोडिंग कंडीशंस d4y अपॉन dx4 हो जाएगा। देन मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इज अलजेब्रिक सम ऑफ डिफ्लेक्शन ड्यू टू इंडिविजुअल लोडिंग। ये क्या बताना चाह रहा है, क्वेश्चन के हेल्प से देखते हैं कि डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल जो होता है वो WL4 अपॉन 8EI होगा, और डिफ्लेक्शन ड्यू टू R वो हमारा होगा RL3 अपॉन 3I, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट है रिएक्शंस है वो 3/8 एक WL हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है हमें, रिजल्टेंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इज एल्जेब्रिक सम ऑफ डिफ्लेक्शन ड्यू टू इंडिविजुअल लोडिंग, ठीक है, कि मतलब R से जो लोडिंग आया एंड W से जो लोडिंग आया उन दोनों को प्लस करेंगे तभी मेथड ऑफ सुपरपोजिशन यूज हो रहा है। तो यूडीएल की वजह से WL4 अपॉन 8EI आया था, और R के RL3 अपॉन 3I, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा ये रिएक्शंस निकल आएगा। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये हमारा डायग्राम था, ये हमारी लोडिंग कंडीशन यूडीएल दिया 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और आखिरी में 10 किलो न्यूटन दिया, 6 मीटर की लेंथ है। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों को प्लस करके निकल आता है हमारा। तो निकालते हैं WL² अपॉन 2EI, सॉल्व किया हमने, जैसे यहाँ पे अलग कर दिया और ये यूडीएल वाली कंडीशन जो है वो अलग कर दी, तो दोनों को अलग किया, ये इसका पार्ट है, ये वाला पार्ट, एंड ये वाला पार्ट इसका है, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो WL² अपॉन 2I डिफ्लेक्शन है, तो सब वैल्यूज रखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। और जो नहीं स्लोप है, डिफ्लेक्शन जो है WL³ बटे 3I, एंड ये सब वैल्यूज रखी। तो अच्छा ये मैं बता देता हूँ कि डिफ्लेक्शन और स्लोप कैसे आता है। जैसे ये हमारी बीम है, ये हमारा लोड लगा तो ये ऐसे कुछ झुक जाएगी, तो ऐसे बना दें कि ये हमारा स्लोप हो जाता है, एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है ये डिफ्लेक्शन होता है हमारा, ठीक है, ये याद रखेंगे ऐसे होता है। और इसकी कुछ सिलेक्टेड मतलब प्री डिफाइंड वैल्यूज अभी देखते एक टेबल होगी आगे, ठीक है। तो WL³ 6EI और वैल्यूज रखी, WL4 अपॉन 8EI वैल्यूज रखी, तो दोनों के डिफ्लेक्शन को प्लस कर देंगे एंड दोनों के स्लोप को प्लस कर देंगे, स्लोप को एंड डिफ्लेक्शन को, ये स्लोप हो गया एंड ये डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा। फिर मोमेंट एरिया मेथड होता है यूजफुल वेयर 0 पॉइंट ऑफ स्लोप इज नोन। कहाँ पे मोमेंट एरिया मेथड होता है यूजफुल होता है, यूजफुल वेयर 0 पॉइंट ऑफ स्लोप नोन। थ्योरम 1, देखिए दो थ्योरम थी कि जो स्लोप थीटा बी माइनस थीटा इक्वल टू एरिया ऑफ m अपॉन ई आई डायग्राम, और यहाँ पे जो होता है डिफ्लेक्शन में डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ m अपॉन ई आई डायग्राम। पहली बात तो इसमें एरिया कैलकुलेट करेंगे m अपॉन ई आई का, ठीक है, और उसमें इसमें डिफ्लेक्शन में उसी एरिया का मोमेंट निकालेंगे, ठीक है, अबाउट पॉइंट बी, मतलब जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे आया ये ए है ये बी है, ठीक है, तो बी के पॉइंट से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे। देन ये क्वेश्चन है, ये किस चीज का है, अच्छा डिफ्लेक्शन और उसी का ही है। फिर कॉन्जुगेट बीम के बारे में बात करते हैं। कॉन्जुगेट बीम क्या होता है, रियल बीम होता है उसका BMD निकालते हैं पहली बात तो, फिर BMD से m अपॉन ई आई डायग्राम बनाते हैं, उस m अपॉन ई आई डायग्राम को कॉन्जुगेट बीम में बनाते हैं, देन उससे उस कॉन्जुगेट बीम से शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ रियल बीम
इज शियर फोर्स ऑफ कॉन्जुगेट बीम, याद रखेंगे। एंड डिफ्लेक्शन ऑफ रियल बीम इज बेंडिंग मोमेंट ऑफ कॉन्जुगेट बीम, याद रखेंगे। अब जैसे कि पूछ लेते हैं कि अगर हिंज बीम है तो उसका कॉन्जुगेट बीम कैसे बनता है। देखिए आप याद रखेंगे, हिंज का हिंज रहता है, रोलर का रोलर रहता है, फिक्स फ्री हो जाता है कॉन्जुगेट में जाके, फ्री का फिक्स हो जाता है। इंटरनल हिंज है तो हिंज, और इंटरनल रोलर है तो रोलर हिंज, एंड हिंज इंटरनल रोलर में बदल जाता है, ऐसे याद रखेंगे। हम्म, ये यहाँ पे रोलर होगा, ठीक है। फिर स्ट्रेन एनर्जी मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड क्या होता है, एक्सटर्नल जो वर्क होता है वो स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होता है, बस ये याद रखें। मैक्सवेल्स लॉ क्या होता है, जैसे क्या होता है, deflection of point B on a structure due to unit load on point A is equal to deflection at A due to unit load at B। इसमें क्या होता है, एक बीम है, ठीक है, पॉइंट ए पे हमने कोई पॉइंट लोड लगाया, ठीक है, एंड पॉइंट बी पे हमारा डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन 1। तो क्या कहा है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी ऑन स्ट्रक्चर ड्यू टू पॉइंट लोड ऑन पॉइंट यूनिट लोड ऑन पॉइंट ए, यहाँ पे लोड लगाया पॉइंट ए पे, ठीक है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया पॉइंट बी पे, इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट ए, मतलब एक ऐसी बीम ली जो कि इक्वल है ड्यू टू पॉइंट लोड ऑफ ऑन बी एंड डिफ्लेक्शन के ड्यू टू बी ऑन ए, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा बी हो जाता है, मतलब ये इसके इक्वल होता है एंड ये इसके इक्वल होता है, ये बताना। स्लोप और डिफ्लेक्शन के कुछ प्री डिटरमाइंड पॉइंट्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, उसे याद रखने के लिए। जैसे कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम कैसे होती है देखिए मैं बता देता हूँ। ये कैंटिलीवर बीम हो गई, ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, एंड ये ओवरहैंगिंग बीम हो गई। ये दोनों तरफ से जो सपोर्ट्स हैं, ये सपोर्ट्स हैं, इनके दोनों तरफ से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकली होती। देखिए ये मैं सोम पढ़ा रहा हूँ कि रिवीजन हो सके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मिल सके। आप अगर पहले पढ़ चुके हैं तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो ये आपको समझ नहीं आएगा। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, कैंटिलीवर है, मोमेंट आया तो ये हो गया स्लोप एंड ये हो गया डिफ्लेक्शन उसका। देखिए सबका अपनी अपनी वैल्यूज दी है, ये आपको याद रखना है। और अगर देखा जाए तो आरआरबी जे में तो क्वेश्चन इतने आते भी नहीं है, फॉर्मूला आपको याद हो काम चल जाएगा, ये सबके हैं, आप याद रखिए, आपका इससे काम हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देन अब एस एफ डी बी एम डी पे आते हैं। एस एफ डी बी एम डी देखिए कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। बीम आपको बताई दी, ये कैंटिलीवर हो गई, ठीक, ये सिंपली सपोर्टेड हो गई, एस एस बी बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। ओवरहैंगिंग बीम, दोनों सपोर्ट से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकली होती है, ये ओवरहैंगिंग बीम हो गई, ठीक। और देखिए लोडिंग कंडीशंस बता देता हूँ, जैसे ये हो गई यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, फिर ये पॉइंट लोड हो गया, कंसंट्रेटेड लोड होता है, इसे पॉइंट लोड बोलते हैं। फिर यूवीएल होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है, यूवीएल बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब रिएक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, एक बेसिक सा फॉर्मूला। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे लोड लगा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो हमें रिएक्शन एट ए निकालना है। रिएक्शन एट ए निकलता मतलब क्या होता है कि कितना लोड नीचे से मिल रहा है सपोर्ट से, तो इसका फॉर्मूला होता है जैसे ये W है तो W और ये हो गया L एंड ये हो गया X। W इंटू एक्स अपॉन L क्या होता है, लोड इंटू अपोजिट डिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है रिएक्शन का, आप ये याद रखिएगा। देन एस एफ टी बी एम डी कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए कैसे बताऊं मैं, ऐसे एक एग्जांपल के लेके क्या होता हूँ, जैसे ये बीम है, इस पे डब्ल्यू लोड आया, ठीक, तो यहाँ पे हमें शेयर फोर्स कैलकुलेट करना हो तो हमारा जो, देखिए एक और अच्छा रुपये मैं बता देता हूँ, साइन कन्वेंशन बता देता हूँ। जैसे ये एक याद रखिए रन, ये क्या होता है, राइट अपवर्ड
नेगेटिव, बस ये याद रखिए। इससे क्या होता है, जैसे ये लोड है एंड ये ऐसे 20 से डिवाइड कर दिया, और तो क्या होता है, जो यहाँ से लोड आ रहा है इसे नेगेटिव लेंगे, ठीक है, और यहाँ से आएगा जो वो पॉजिटिव होगा। बस इतना याद रखिए आप, इतना याद रखेंगे आप सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। ये तब होगा जब ये आप राइट से इधर लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो राइट में अगर अपवर्ड होगा तो वो नेगेटिव होगा, बस इतना याद रखिए। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है ऑफ शियर फोर्स कैलकुलेशन। अब शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे शियर फोर्स डायग्राम है, ये 3 किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा है, तो यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा। पहली बात तो राइट अपवर्ड नेगेटिव, हम यहाँ पे खड़े राइट साइड देखा, तो ये नीचे जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया हमारा 3। ठीक है, अब कोई फोर्स लगा नहीं है तो हम लोग कांस्टेंट रहेंगे। फिर सपोर्ट पे शेयर फोर्स 0 होता है, ना कैंटिलीवर भी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा शेयर फोर्स 0, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 है। बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम होता है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव है तो कैसे एरिया कैसे होता है, जैसे ये ए हो गया एंड ये बी हो गया, तो मोमेंट ऑफ बी, नहीं मोमेंट ऑफ ए मोमेंट ऑफ बी माइनस मोमेंट Charged. इक्वल टू एरिया ऑफ शेयर फोर्स। अब कैसे निकालेंगे, एम बी माइनस एम ए इक्वल टू, ये हमारा डिस्टेंस जो है इसको हम 6 ले लेते हैं, ये 6 हो गया। ठीक है, तो 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। ठीक, एंड ये जो है ये हमारा फोर्स बीम को नीचे की तरफ झुकाएगा, मतलब ये हॉग करवाएगा। हॉग में मैंने बताया था नेगेटिव होता है, तो ये माइनस में हो जाएगा, -18। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट एट बी जो होता है वो 0 हो जाएगा, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट एट ए जो होगा वो 18 हो जाएगा। एक मिनट, एम ए माइनस एम बी, एम ए माइनस एम बी हमारा 0 हो जाएगा, तो एम ए हो जाएगा हमारा -18। तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे, ये 18 हो गया एंड ये नेगेटिव हो गया एंड ये 0 0। ठीक है, आप समझ गए ना बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए एक मैं और बता देता हूँ, फॉर कैंटिलीवर एस एस बी सबके लिए होता है कि एस एफ डी बी एम डी, ये टेबल आप याद रखिएगा। पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूबीएल, ये क्या होता है, जैसे पॉइंट लोड पे एस एफ डी जो है हमारा, अगर ये ट्रायंगल है तो ये रेक्टेंगल बनेगा, अगर ये ट्रायंगल है तो ये पैराबोलिक बनेगा, एंड ये पैराबोलिक है तो ये पैराबोलिक है, तो ये क्यूबिक पैराबोला बनेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये रेक्टेंगल तो ये ट्रायंगल बनेगा हमारा, ये ट्रायंगल है तो पैराबोला बनेगा, पैराबोलिक, ये पैराबोलिक है तो ये क्यूबिक पैराबोला बनेगा। और ये देखिए ऐसे ऐसे होता है, और एस एफ डी जो होता है, बी एम डी जो होता है वो 1 डिग्री हाइयर होता है विद रिस्पेक्ट टू एस एफ डी, ये याद रखिएगा। फिर कुछ बेसिक्स एस एफ डी बी एम डी जो प्री डिटरमाइंड होती हैं कि कैंटिलीवर पे यूडीएल लग रहा है तो ट्रायंगल बनेगा, और मैक्सिमम जो होता है वो डब्ल्यू एल होता है एस एफ डी, एंड बी एम डी जो होता है वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे 8 होता है, डब्ल्यू स्क्वायर बटे 2 होता है। ये देखिए, ये मैंने बताया ना ट्रायंगल है तो ये पैराबोला बनेगा। फिर मोमेंट लग रहा है तो ये शेयर फोर्स जो है हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई लोडिंग ही नहीं लग रही है, और बेंडिंग मोमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा विद अमाउंट ऑफ अप्लाइड मोमेंट। प्योर बेंडिंग की कंडीशंस हैं, प्योर बेंडिंग, इसमें शेयर फोर्स 0 है ना। फिर यूवीएल है तो डब्ल्यू एल बाई 2 मैक्सिमम शेयर फोर्स,
एंड WL²/6 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। फिर कैंटिलीवर सिर्फ पॉइंट लोड है तो WL तो हो जाएगा हमारा लोडिंग कंडीशन मैक्सिमम, और WL जो हो जाएगा नेगेटिव में हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। फिर सिंपली सपोर्टेड भी W/2 मैक्सिमम लोडिंग्स। ये जो वैल्यूज लिखी ना, ये मैक्सिमम की है। WL²/8 वहां पे बताया था ना मैंने कि बाद में देखते हैं, ये सब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। ये सिंपली सपोर्टेड बीम विद मोमेंट M, ये मोमेंट लग रहा है M/L/M/L, ठीक है। और देखिए एक पॉइंट और आपने देखा होगा, ये नेगेटिव होता है, मतलब कैसे बता दे, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये सेक्शन जो है बेंडिंग मोमेंट का ये नेगेटिव होगा, मतलब कम घटेगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चलता है ना, ये बात है। फिर ओवरहैंगिंग बीम के लिए ये है, ये हो जाएगा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, CFO 0 रहता है। फिर ये मोमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम, फिर UVL इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसे निकलेगा। और L/3 होता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत कम पूछा जाता है ऑन द लेफ्ट हैंड। और जब लोडिंग कंडीशंस ऐसी हो, नहीं तो घूम के ऐसे हो जाती है, इधर से देखने लगते हम लोग। फिर कैंटिलीवर बीम फेल्स एट फिक्स सपोर्ट, जैसे यहाँ पे ये कैंटिलीवर बीम है, ये लोड बढ़ाया तो यहाँ से फेल होती है, कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर से पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्जन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में, कुछ छोटी मोटी चीज़ें एंड कुछ फार्मूलाज और न्यूमेरिकल्स आएंगे। फिर कल हमारा हो जाएगा सोम कंप्लीट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।